नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 16 जून 2023 और आज जो है आपका एमटीएस का एग्जाम था। फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस और इंग्लिश के जो भी वर्ड फ्रेज पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 100% जेन्युइन प्रश्नों के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू छप जाएगी। और याद है आपको, भारत को मैंने ओलंपिक में एंट्री कब कराने को याद रखने को बोला था, वो ओलंपिक का डेट भी पूछ दिया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से कवर करेंगे। सिर्फ ये एमटीएस के अंदर ही आपको काम नहीं करेगा, आगामी समय में आप जितने भी एग्जाम कंडक्ट करेंगे, स्पेशली टीसीएस के द्वारा आयोजित, उन सभी एग्जामों में आपको जो है नंबर दिलाने का काम करेगा जी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी के सभी प्रश्न जो आज प्राप्त हुए हैं, इनका श्रेय राहुल राज को जाता है। राहुल राज जो टेलीग्राम चैनल पे हमें सारे के सारे क्वेश्चन जो है प्राइवेट में मैसेज किए हैं, कुछ क्वेश्चन जनरल में भी किए थे, ठीक है, जैसा कि आपने देखा ही होगा। तो पहला जो प्रश्न है, 1 नवंबर को कितने भारतीय राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो इस प्रकार से 7 राज्य हो जाएंगे जो अपनी स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। ये कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन 2000 में हुआ था। 3 स्टेट, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, इन तीनों की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। पंजाब, हरियाणा, ये भी 1 नवंबर, कर्नाटक और केरल, ये भी 1 नवंबर। इसके अलावा आंध्र प्रदेश भी 1 नवंबर को ही अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। तो ये वो 7 स्टेट है जो 1 नवंबर को अपनी अवतरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात अपना अवतरण दिवस को जो है सेलिब्रेट करते हैं। 1 मई 1960 को जो है महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ था, तो दोनों के लिए अपनी अपनी जन्मदिन हो गए हैं ना। इसके अलावा 22 मार्च को बिहार अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। इसके अलावा भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ये क्वेश्चन 3 करोड़ बार पूछा गया है जी, ठीक है। तो भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य जो है ये आपका आंध्र प्रदेश है। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन आयोग जब बना था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली को बनाया गया था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला जो एक प्रश्न पूछा गया था, द रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक कौन है? जरा पीडीएफ में मिला लेंगे, जहां पे हमने अमिताभ घोष साहब का जंगलनामा पुस्तक के बारे में जो है क्वेश्चन को बेस बनाकर सारा फैक्ट दिया हूं। वहां पे ये भी है फैक्ट में भाई, अब अच्छे से नहीं देखे तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ठीक है। द रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक जो है ये अमिताभ घोष जी हैं। अमिताभ घोष के जो मतलब मॉडर्न राइटर हैं, इसमें 2 ही पूछे जाते हैं ज्यादा, एक अमिताभ घोष और एक शशि थरूर। ये एमटीएस के एग्जाम जो है शशि थरूर साहब को भूल गए हैं। शशि थरूर को जो है सीजीएल वाला ज्यादा याद करते हैं, ठीक है, तो इसको अभी याद नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे अमिताभ घोष को जो है इंडियन राइटर में जो भाई मॉडर्न टाइप का किताब लिखता है, उनमें अमिताभ घोष जी को ज्यादा याद किया जा रहा है। तो अमिताभ घोष की पुस्तक है द रिवर ऑफ स्मोक। इनके अन्य पुस्तक जो हैं, इसमें जंगलनामा, ये काफी बार पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, एमटीएस में भी पूछा गया, द शैडो लैंड्स, तो ये भी जो है दोनों अमिताभ घोष के ही पुस्तक हैं। इसके अलावा मैंने नामा से कितने पुस्तक आपको बताया भाई? अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, शाहनामा, जंगलनामा, तुगलकनामा, ये सभी के सभी आपको ध्यान रखना है जी, है ना। अकबरनामा के अबुल फजल, बाबरनामा के बाबर, हुमायूंनामा के गुलबदन बेगम, इसके अलावा शाहनामा के फिरदौसी, जंगलनामा के अमिताभ घोष, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है जी, है ना। इसके अलावा कुछ अन्य राइटर के पुस्तक, देखिए पुस्तक में मैंने होल वीडियो बना दिया है। अगर इन राइटरों में से पुस्तक आता है तो उसकी बाहर आपसे कोई भी किताब का नाम नहीं आएगा, गारंटी है, अगर जो राइटर का मैंने लिस्ट आपको दिया है, ठीक है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, है ना, गांधी आफ्टर इंडिया, है ना, इंडिया बिफोर गांधी, ये सभी के सभी पुस्तक रामचंद्र गुहा के हैं। इसके अलावा मिडनाइट चिल्ड्रेन, ये सलमान रुश्दी के पुस्तक हैं। लाल सलाम, स्मृति ईरानी जो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, इनकी पुस्तक है। वेटिंग फॉर वीजा, भीमराव अंबेडकर साहब की पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ, ये मिल्खा सिंह की पुस्तक है। एस अगेंस्ट ओड्स, सानिया मिर्जा की पुस्तक है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये आपका सौरव गांगुली, बिलीव सुरेश रैना, 281 एंड बियॉन्ड आपका बीवीएस लक्ष्मण, प्लेइंग इट माय वे सचिन तेंदुलकर,
है ना। तो ये सब कुछ आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसके अलावा ऐड फ्यूल इन द फायर, इस प्रकार के आपके जो है फ्रेज आए हैं, ईडियम है ये, है ना, फ्रेज ही है ना। ऐड फ्यूल इन द फायर, इनको क्या बोलते हैं, जले पर नमक छिड़कना नहीं, आग में घी डालना। जैसे जैसे क्या हुआ, आग में घी डालना का पिताजी आपको पहले से ही डांट रहे थे, तभी आपके दोस्त आ गए, अरे चलो खेलने, तो और डांट खा लो, है ना। तो इसे बोलते हैं आग में घी डालने का काम, आग में घी डालने का काम, है ना। तो इसे नाम से सुनने में ही नहीं लग रहा है ऐड फ्यूल इन द फायर, भाई आग में फ्यूल डालोगे यानी डीजल पेट्रोल वगैरह डालोगे तो और धधकेगा ना, तो यही चीज बोल रहा है, ठीक है। इस प्रकार का एक मिलता जुलता और है जो आपको याद रखना है, ऐड इंसल्ट टू इंजरी, इसका मतलब होता है जले पे नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। जैसे 50 रुपया लेके आप मेला देखने गए, पैसवा जो है रास्ता में कहीं गिर गया 50 रुपया, और आपका दोस्तवा बोल रहा चलो ना बड़का झूला झूलते हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं जले पर नमक छिड़कना, ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इंसल्ट तो पहले से ही भगवान ने किया, ऊपर से और कर रहे हो यार, है ना, तो इसको बोलते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है कि 2001 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। एक बच्चा बता रहे हैं कि 2001 में किस शहनाई वादक को भारत रत्न दिया गया है। तो भैया ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे या एक ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बहरहाल मैं आपको दोनों का आंसर दूंगा और दोनों का आंसर पहले ही दे दिया हूं, है ना। मैं आज क्या दूंगा भाई, प्री प्लान पहले ही दे देता हूं आंसर, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर तो बता ही दूंगा, फिलहाल फिर से देख लीजिए। अगर आपको यह पूछा गया होगा कि 2001 में पद्म विभूषण किसे दिया गया, तो उसमें दो ऑप्शन जैसा कि मुझे प्राप्त हुआ है राहुल राज के तरफ से, तो इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन पूछा गया होगा। और 2001 में भारत रत्न किसे पूछा गया शहनाई में, तो ये अलग से पूछा गया होगा। कोई बड़ी डील नहीं है भाई, एक एक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो पंडित रविशंकर एक ऑप्शन बताया इन्होंने, और एक पंडित शिव कुमार शर्मा बताए। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी राइट आंसर हो जाएगा। इनको 2001 में पद्म विभूषण, जो इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट जो है प्राइज है भारत रत्न के बाद, तो इनको मिला था 2001 में, ठीक है। पंडित रविशंकर सितार के प्लेयर थे, जबकि आपका जो पंडित शिव कुमार शर्मा है ये संतूर के प्लेयर थे। संतूर के प्लेयर 3 ही 4 है इंडिया में नामी गामी, एक तो शिव कुमार शर्मा है, एक भजन सोपारी है, और एक इन्हीं का पुत्र राहुल शर्मा है। तो ये तीनों को ध्यान जरूर रखें, ठीक है। पंडित रविशंकर साहब को 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए इंडिया के लिए प्रथम बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला जो पर्सन है ये आपका पंडित रविशंकर ही हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और भारत के लिए प्रथम महिला जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता, इनका नाम है तन्वी शाह, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। आजकल तो ग्रैमी अवार्ड के बहुत विजेता है इंडियन, जैसे फाल्गुनी है, तन्वी शाह है, AR रहमान है, पंडित रविशंकर है ना। तो आजकल बहुत है, जो पहला वाला आता है ना वही जो है सबके जवान पे रहता है, इसीलिए नाम उसी का होता है जो टॉप में रहता है या फिर सबसे बॉटम में रहता है, बीच वाला कहीं का नहीं दादा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया होगा कि 2001 में शहनाई के क्षेत्र में किसे भारत रत्न दिया गया, तो 2001 में बिस्मिल्लाह खान साहब को, जो शहनाई प्ले करते थे, इनको भारत रत्न दिया गया लता मंगेशकर जी के साथ। अब ना तो लता मंगेशकर हमारे बीच है ना, लता मंगेशकर है हमारे बीच तो नहीं है ना। और सेकंड लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार की घोषणा हो गई है, जो आपका आशा भोसले जी को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला म्यूजिशियन एम सुब्बालक्ष्मी, ये सबसे पहले 1998 में कर्नाटक संगीत के लिए जीती थी। इसके बाद, है ना, इसके बाद रविशंकर साहब, फिर आपका बिस्मिल्लाह खान साहब, फिर आपका लता मंगेशकर जी, फिर इसके बाद भीमसेन जोशी साहब, इसके बाद फिर आपका भूपेन हजारिका साहब। तो इतने आदमी को जो है म्यूजिशियन जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है। आई होप आपको दोनों क्लियर क्वेश्चन हो गया होगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर 2001 में पद्म विभूषण पूछता है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पंडित शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे, और अगर भारत रत्न पूछा गया होगा कि 2001 में किसे मिलता है तो आपका जो है बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा, क्योंकि शहनाई भी बच्चा बता रहे थे कि शहनाई को रिलेट करके दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भगत सिंह के साथ किसको फांसी की सजा हुई थी। अब तो सभी जानते हैं भैया, तीनों अमर हो गए हैं, है ना, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, सुखदेव और राजगुरु हो जाएगा आंसर, है ना। भगत सिंह को फांसी की सजा जो है ये 23 मार्च 1931 को दिया गया। हालांकि ये प्रस्तावित अगले दिन था, लेकिन अंग्रेज डर के मारे जो है पहले ही फांसी दे दिए, नहीं तो पूरे इंडिया की सैलानी जो है उभर जाता, मतलब रोकने के लिए या फिर कुछ और पर्पज से। तो इसीलिए अंग्रेज डर के जो है पहले ही इन्हें फांसी दे दिया।
इनके अलावा लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 को। इसमें भगत सिंह साहब के साथ बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे, है ना। इनकी जो क्या मकसद थे आप सभी जानते हैं कि जो मतलब बम फोड़ने से किसी को हानि पहुंचाना मकसद नहीं था, सिर्फ मतलब ध्यान अट्रैक्ट करना जो है मकसद था। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं। ऐसे और भी किताब लिखी है, बहुत अच्छी राइटर भी थी, है ना। तो मैं नास्तिक क्यों हूं पुस्तक के लेखक भी भगत सिंह साहब है। नौजवान सभा का गठन भी भगत सिंह साहब ने ही किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हसरा जो फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में बसाया गया, तो इसके संस्थापकों में भगत सिंह साहब थे। हसरा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हसरा और एचआरए। एक एचआरए है भैया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो होता है 24 में होता है सन्याल साहब वगैरह के द्वारा। इसी का नाम बदल के बाद में रिफॉर्म किया गया, इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, जिससे ये हसरा बन गया। और इसकी स्थापना कहां हुई थी? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री शहरी योजना के अनुसार 2021 में जो पहला स्थान का अवार्ड है, जो फर्स्ट स्थान का रैंक का जो अवार्ड है, ये किस राज्य को गया है? तो भैया ये उत्तर प्रदेश को गया है, बाबा योगी आदित्यनाथ की जय। ठीक है, तो इनको जो है मिला है आपको क्या? उत्तर प्रदेश सरकार के मतलब प्रधानमंत्री शहरी योजना जो है उसके तहत फर्स्ट पुरस्कार मिला है। पर प्रथम स्थान पर रहेगा तभी ना फर्स्ट पुरस्कार मिलेगा हो। तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है, योगी आदित्यनाथ साहब सरकार की, है ना। वर्ष 2021 के लिए भारत पहला स्थान उत्तर प्रदेश को चुना गया है, दूसरा स्थान शहरी आवास योजना में मध्य प्रदेश को, और तीसरा स्थान तमिलनाडु को दिया गया है। इसके अलावा इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भैया 2015 में हुई थी, लेकिन इसकी लक्ष्य रखा गया था 2022 तक, लेकिन इसके कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दिया गया है, ध्यान रहे। ठीक है, तो ये भी करंट सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है ना। ये करंट सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई किस योजना में निम्न जो है बढ़ोतरी किया गया है, तो 2022 से इसको बढ़ा दिया गया है, किसको? प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि वाटर व्हिच फिट टू ड्रिंक, मैं अपने लैंग्वेज में टूटा फूटा में लिख दिया हूं, मतलब पानी, ऐसा पानी जो पीने लायक फिट हो, सुटेबल हो, है ना, जो पिया जा सकता है ना, ड्रिंकेबल हो, है ना। तो ऐसे पानी को क्या कहते हैं? ऐसे को हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टेबल वाटर कहते हैं। और जो खाने योग्य होता है ना, जो खाने योग्य, उसे हम इडिबल कहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, जैसे खाने योग्य तेल होता है ना, जैसे सरसों का तेल खाने योग्य है, तो इडिबल ऑयल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इडिबल ऑयल हो जाएगा। ठीक है, और जो पोर्टेबल है ना, पोर्टेबल, ये ओनली पानी के लिए इस्तेमाल होता है, ध्यान रहे। इडिबल जो है ये खाना में किसी चीज के लिए यूज हो जाएगा, लेकिन पोर्टेबल जो है ये सिर्फ पानी के लिए यूज होता है, वाटर के लिए। अगर वाटर के अलावा अगर आप कोई चीज की बात करेंगे, तो उस कोल्ड ड्रिंक्स पदार्थ की वगैरह की बात करेंगे, तो उसे बेवरेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेवरेज, है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा असम में फसलों की कटाई के पूर्व कौन सा त्योहार मनाया जाता है? भैया बताएं, असम की जो सबसे प्रमुख त्योहार है ना, ये आपका बिहू है। और मैंने बता रखा है भाई, बिहू 3 प्रकार की होती है। रंगोली बिहू जो आपका किस महीने में होता है? तो होली के जस्ट बाद। होली किस महीने में होता है जनरली? तो फरवरी लास्ट या मार्च में होती है। मार्च के जस्ट महीने बाद कौन सा महीना आएगा भाई? अप्रैल महीना। तो अप्रैल महीना में भी एक बिहू होता है जिसे रंगोली बिहू कहा जाता है, जिसे रंगोली बिहू या बोहाग बिहू कहा जाता है। रंगोली बिहू या बोहाग बिहू या बैसाखी बिहू भी कह सकते हैं जी, बैसाखी, है ना, बैसाखी बिहू कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोहाग का अर्थ होता है बैसाख, असम के महीना में, शायद मुझे ऐसा लग रहा है ना। इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं कि बोहाग का मतलब बैसाखी होता है, लेकिन होता होगा, है ना, होता होगा, है ना। तो भैया अप्रैल में मनाए जाने वाली बिहू को रंगोली बिहू या बोहाग बिहू कहते हैं, ये आपका अप्रैल में होती है। इसके अलावा अक्टूबर के मध्य मनाए जाने वाले बिहू को काटी बिहू कहते हैं। जनवरी के मध्य मनाए जाने वाली बिहू को माघ बिहू कहते हैं। तो आपको ऐसा जो है एकदम क्लियर कट करके नहीं पूछा गया था, सिर्फ बिहू ऑप्शन में था, तो बिहू आंसर हो जाएगा। फिर भी आपको ये ध्यान रखना है, फिर भी ये बात ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो अप्रैल में बिहू मनाया जाता है ना, ये जनरली हम अप्रैल में कौन सा त्योहार मनाते हैं भाई? तो नववर्ष के त्योहार मनाते हैं, तो ये नववर्ष वाला बिहू हो जाएगा। ठीक है, ये नववर्ष वाला बिहू हो जाएगा। जैसे आप इसी समय जो अप्रैल होती है, उसी समय आप क्या मना लेते हो? जम्मू कश्मीर में नवरेह मना लेते हो, तमिलनाडु में क्या मनाते हो? पोतांदू मनाते हो, केरल में क्या मनाते हो? विशु मनाते हो, है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये नववर्ष वाली फेस्टिवल है ना, जो अप्रैल में होती है। निरंगोली बिहू नववर्ष में मनाया जाता है ना। इसके अलावा असम का कुछ और त्योहार है, बगुरम्बा, बिछुआ, ये जो अम्बुबाची मेला है, ये सब असम के त्योहार है। असम से कुछ और याद रखना है जी, माजुली नदी द्वीप याद रखना है आपको। असम से जो है नमेरी, पाबीतोरा, डिब्रू सखोवा, कांजीरंगा, मानस, ये सब जरूर जो है याद रखना है। कामाख्या की मंदिर याद रख लेना है। तो ये सब असम में हो जाएगा। इसके अलावा फल पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग करा जाता है फल पकाने
पकाने के लिए, आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। एक दिन एक बच्चा बोल रहे थे कि इतना जल्दी इतना सटीक उसी लैंग्वेज में आप क्वेश्चन कैसे ढूंढ लेते हो। तो भैया अगर आपको किताब भी दे दिया जाए ना तो नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी दिन मेहनत करना होगा, है ना। तो धीरे धीरे आपको भी इस हिसाब से तुरंत दिमाग काम करने लगेगा कि इस लैंग्वेज में कौन सी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फल पकाने के लिए हमने आग बुझाने के लिए ले लिया है, गोताखोर जो सांस लेता है उसमें मिला के कौन सी गैस लेता है ना। तो ये सब मैंने कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कौन सी गैस हो जाएगी, है ना। इसके अलावा जो आपका ये हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होता है उसमें उत्प्रेरक कौन सा होता है। तो ये सब सेम फॉर्मेट के मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ऐसे तुरंत तुरंत सोचना आना चाहिए, ठीक है। तो भैया फल पकाने की जो गैस होती है एथिलीन होती है, आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है। देखिए कल पूछा गया था कि ये CO2 को कार्बन जब ये हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें तो सभी गैसों का मिश्रण, भाई गैस है ही मिश्रण, जो हम हवा है वो क्या है, मिश्रण है। तो हम जब सांस लेते हैं तो हमें ऐसा थोड़ी है कि भैया ऑक्सीजन तुम ही अंदर जाना, तुम नाइट्रोजन तुम बाहर चलो, ऐसा नहीं है। हम सब मिली जुली लेते हैं, वहां पे जो है ऑक्सीजन लेके बाद बाकी का चीज जो है हम रिवर्ट कर देते हैं, है ना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है तो कौन फेंकता है, कल जो है पूछा गया था, ठीक है। तो है ना, इसके अलावा गोताखोरों के द्वारा सांस जो लिया जाता है, जो गोताखोर कहां जाएंगे, गोताखोर कहां जाते हैं भैया, बिल्डिंग पे चढ़ते हैं नहीं, समुद्र वगैरह में, है ना। तो उसके पीछे जो सिलेंडर लगी होती है उस सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस को मिलाया जाता है, क्योंकि हीलियम गैस जो है ऑक्सीजन को पतला कर देता है, जिससे सांस लेने में जो है उसको ईजी फील होता है, अंदर ज्यादा बल नहीं लगता है। नहीं तो अगर खाली ऑक्सीजन शुद्ध लेगा तो अंदर की नस उस जो है फटने की डर रहती है अंदर में, है ना। इसके अलावा शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ क्या होता है भाई, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम ही डायरेक्ट पूछा जाता है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं। इसके अलावा जो घरेलू फ्रिज वगैरह होते हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह, उसमें हम कौन सा गैस यूज करते हैं, तो इसमें हम फ्रियोन गैस का इस्तेमाल करते हैं। किसका, फ्रियोन का इस्तेमाल करते हैं, फ्रियोन, फ्रियोन, है ना। इसके अलावा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, उसका मेन जन्म जो है आपका फ्रिज ही है भाई, फ्रिज जो है वहां से जो है ज्यादा उत्पत्ति होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा जो दाढ़ी काटने की जो क्रीम होती है उसमें भी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो है जन्म होती है, जो आपका ओजोन परत की क्षति पहुंचाने के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। इसके अलावा हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के प्रयोग करके रीट जारी करते हैं, कौन भूलेगा भाई, हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट 32। देखिए इसमें 224, 223 और 226 ऑप्शन में दिया गया था, ऑप्शन भी भेजे हैं राहुल इसका, तो 226 इसका आंसर हो जाएगा जी। इसमें कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा नहीं था कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करते हैं, इसमें कुछ ऐसा था कि बिजनेस वगैरह के मामले में, है ना, हाई कोर्ट रीट जारी करने का काम करता है, तो किस आर्टिकल से करते हैं, तो भैया सिर्फ नीचे आर्टिकल ही दे रखा है तो 226 ही आंसर होगा, है ना। इसके अलावा हाई कोर्ट कितने प्रकार की रीट जारी करते हैं, 5 प्रकार के। एक तो परमादेश होता है, एक आपका बंदी प्रतिरक्षण होता है। बंदी प्रतिरक्षण जो है ये आम आदमी की भलाई वाला जो है रीट है, आम आदमी की भलाई वाला रीट है ना। इसके अलावा प्रतिषेध है, इसके अलावा अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण है। तो ये सभी के सभी जो है रीट जारी करते हैं आपका हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के थ्रू। अच्छा, हाई कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल में भैया, 214 में। 215 के तहत हाई कोर्ट जो है रिकॉर्ड अभिन्यायालय है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, और 226 के तहत रीट जारी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 124 में सुप्रीम कोर्ट का जो है गठन की बात किया गया है। 129 में जो है सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय है। रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है, जो बच्चे नए हैं मैं पहले समझा चुका हूं कि रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है, रिकॉर्ड से नाम से स्पष्ट है जी, तो आप समझ सकते हैं रिकॉर्ड न्यायालय क्या होती है। मान लीजिए आपका बड़ा भाई है, ये आपका बड़ा भाई है, आप ये थोड़ा सा छोटू हो और आपका एक छोटा भाई भी है ना। तो ये जो काम करता है ना, इसको आप फॉलो करते होंगे अगर अच्छे भाई हो तो, और ये जो करता है ये छोटा भाई फॉलो करता है अगर अच्छा कर्म कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि सब फॉलो ही करना चाहिए, किसी को कोई काट रहा है तो हम भी फॉलो करेंगे, हम भी काट देंगे, तो ऐसा नहीं भैया, अच्छे काम को जो है नकल करना चाहिए। तो ये कर रहे हो, तो ऐसे ही क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, अब ये फिर हाई कोर्ट है, और ये फिर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है जी, या फिर सत्र न्यायालय, जो छोटा सत्र न्यायालय होता है जिला वगैरह में। तो ये जो कोई चीज के मामले में कोई सजा देता है, कोई गुनाह के मामले में, ये गुनाह की मामला और ये सजा को संजो कर रख लिया जाता है। बाद में यही चीज हाई कोर्ट जो है इस चीज का हवाला देते हुए कि भाई इस गुनाह के लिए सुप्रीम कोर्ट साहब इस प्रकार की फैसला दिए, हम भी दे दिए, ठीक है। तो इससे टाइम भी बचता है ना, और भी बहुत सारे चीज है, फैक्ट है। तो इसे रिकॉर्ड न्यायालय का जो है मीनिंग मैंने समझाया देहाती लैंग्वेज में। बाद में पढ़िएगा ना तो हिंदी में 4-5 लाइन में तो आधा में तो अटपटाइएगा, भूले जाते हैं पूछे में क्या लिखा है, ठीक है। चलते हैं आगे। इसके अलावा
एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, हिमालय के सबसे बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? बताए हैं भाई, जिस दिन आपसे पूछा गया था कि भाई ट्रांस हिमालय या जो परा हिमालय है उसके अंदर उसके दक्षिणतम भाग को क्या कहा जाता है, पूछा गया था ना जी एमटीएस में। उस दिन मैं बताया था ना चारों भाग दोनों आधार पे, है ना। तो चलिए फिर से बताते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी भाग को दोस्तों शिवालिक कहा जाता है। शिवालिक जो है ये हिमालय के सबसे बाहरी भाग भी है और सबसे नवीन श्रेणी भी है, इसे सबसे नवीन श्रेणी भी कह देंगे हिमालय का। अब सबसे बाहरी है तो जाहिर सी बात है सबसे नवीन होगा, है ना। अब बांस का पेड़ है तो सबसे ऊपर का चीज ही ना सबसे नवीन होगा, कि जड़ सबसे नवीन होगा, है ना। सबसे ऊपर का चीज नवीन होगा तो सबसे बाहरी चीज ही सबसे नवीन होगा, सबसे नया होगा, ठीक है। अब देखिए हिमालय को 4 पार्ट में जो है विस्तृत क्षेत्र के अनुसार बांटा गया है और 4 क्षेत्र में नदियों के अनुसार भी बांटा गया है कि नदी के जो कहां कहां से एरिया जो है किस हिमालय के अंतर्गत आएगा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रांस हिमालय, इसे प्रा हिमालय भी कहते हैं। फिर इसके बाद बृहद हिमालय या महान हिमालय इसे कहते हैं। फिर लघु हिमालय या फिर शिवालिक। शिवालिक सबसे बाहरी है, सबसे दक्षिणतम है, ये सबसे साउदर्न मोस्ट जो है पार्ट है हिमालय का, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नदी के आधार पर सिडनी बुर्राड महोदय ने हिमालय को 4 भागों में बांटा। ये कौन कौन से भाग है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब देखिए इन दोनों नदियों को जो जोड़ने वाली है ये मैं आपको बता रखा हूं कि सिंधु कहां है? पाकिस्तान के अंदर है। और पंजाब कहां है? पाकिस्तान के जस्ट बाद में जो इंडिया की शुरुआत होती है। तो भाई पाकिस्तान की तरफ से चलना है। सिंधु से सतलज पंजाब, सतलज से काली कुमाऊं, काली से तिस्ता नेपाल, तिस्ता से दिहांग असम। तो ये नदियों के आधार पर जो है हिमालय का बंटवारा है। अब शिवालिक हिमालय सबसे दक्षिणतम भाग और सबसे नवीन भाग है, ये तो बता ही दिया। हिमालय के निर्माण जो हुआ है ये आपका इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब टकराया है प्लेट टेक्टोनिक से, है ना, जब एक दूसरे में टक्कर हुई है तो आपका जो है हिमालय का निर्माण हो गया है। और जब टक्कर हुआ है और जो अवक्षेप रहा है तो टकरा कर जो है उथला हो गया, जो हिमालय बन गया है। पहले क्या था वहां पे? टेथीज सागर नामक एक सागर था। कहां गया भाई? यहाँ गलत लिखा गया है, टेथीज सागर लिखेगा, ठीक है। टेथीज सागर जो है हिमालय के स्थान पे प्राचीन काल में हुआ करते थे। और ये नवीन बिलत पर्वत का उदाहरण है, न्यू फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, जिसकी सबसे सर्वोच्च पिक जो है माउंट एवरेस्ट है। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अब दादा ये कोई पूछने की बात है? प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डर कहते हैं जी। क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर जो है आपका प्रोटीन को कहा जाता है, ठीक है। तो प्रोटीन को जो बॉडी बिल्डर कहा जाता है तो इसके कमी से क्वासी-योरकर नामक बीमारी होती है। क्वासी-योरकर, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पीलिया रोग ऑप्शन में दिया गया था। पीलिया रोग जो है ये क्यों होता है? तो पीलिया रोग जो है शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जिस प्रकार से इंसुलिन की मात्रा घट जाती है तो शरीर में क्या होती है? चिनिया बीमारी। चिनिया मतलब मधुमेह रोग, जिसको हम शुगर कहते हैं, है ना। तो इंसुलिन का काम क्या है भाई? इंसुलिन का काम क्या है? जो है शुगर को बैलेंस करना शरीर के अंदर। अच्छा, कई दफा ये भी पूछा गया कि इंसुलिन कहां से निकलता है भाई? तो ये पंक्रियाज से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है आपका इंसुलिन नामक हार्मोन, जो बैलेंस करता है किसको? शुगर को। अगर ये ना निकले तो क्या होगा? शुगर की बीमारी हो जाती है। तो इससे ऊपर से इंसुलिन लेना पड़ता है जिंदगी जीने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार से जो ये पीलिया रोग है, जिसे गांव घर में जॉन्डिस कहा जाता है और सर्दी वाला चीज खिलाया जाता है। हम लोग के गांव में इसका इलाज कम और मतलब देहाती इलाज ज्यादा कराया जाता है, घास फूस पीस के पिलाया जाता है जी, है ना। और ये जो कुम्हर आता है व्हाइट वाला कोहरा, जिसे हम लोग गांव में कुम्हर कहते हैं, इसका मुरब्बा बनता है, पेठा जिसको बोलते हैं यूपी वगैरह में, तो इसको जो है कच्चा चीनी में मिला के खिलाया जाता है और ठीक भी हो जाता है लकली। भगवान जाने आगे क्या होता है ना। तो इसमें क्या होती है? पीलिया रोग में बिलिरुबिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है कि शरीर जो है पीला पड़ने लगता है, पेशाब पीला होने लगता है, आंख पीला हो जाता है, त्वचा पीला हो जाता है ना। इसके अलावा जो विटामिन ए की कमी है, विटामिन ए को सबसे पहले क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए की कमी से आंख की जो भी बीमारी होती है, जैसे आपका ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, ये जो भी बीमारी है ये आंख की सभी बीमारी विटामिन ए की कमी से कहीं ना कहीं होता है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत एक गोल्डन फाइबर चावल आया है, जिसे संशोधित करके बनाया गया है। वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, इसीलिए वो आंख के लिए अच्छा स्रोत है। अभी स्टेट के एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा विटामिन B1 को जो है थायमीन कहते हैं और इसके कमी से बेरी रोग होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड कहते हैं, इसके कमी से स्कर्वी रोग होता है या फिर त्वचा संबंधी रोग होता है, गंजापन होता है, बाल पकने लगता है, झुर्रियां आने लगती है, त्वचा में कसावट कम हो जाता है, तभी क्रीम लगाते हो ना, है ना। तो ये सब जो है विटामिन सी की कमी से होती है। सभी प्रकार के सिट्रस फल जो होते हैं ये विटामिन सी के अच्छा स्रोत होते हैं, जैसे आंवला, नींबू, संतरा जो भी है। इसके अलावा विटामिन डी के कमी से जो है ये आपका हड्डी से संबंधित रोग होता है जी। हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हो बताइए? ऑस्टियोलॉजी। तो उसी से बना है ऑस्टियो
ऑस्टियोमलेशिया, हड्डी मलेशिया भाग जाता है, टेढ़ा हो जाता है, ये विटामिन डी के कमी से होता है। इसके अलावा रिकेट्स नामक बीमारी विटामिन डी के कमी से होता है। इसमें हड्डी जो है सीधे मात्रा में ग्रोथ न करके बकराकार रूप धारण कर लेता है, यानी ग्रोथ में कमी हो जाती है। इसीलिए छोटे बच्चे को आप देखिएगा कि धूप में सुखाया जाता है गांव घर में, है ना, ताकि उसको जो है विटामिन डी भरपूर मिल सके। इसके अलावा विटामिन ई के कमी से कौन सी बीमारी होती है भाई? जनन क्षमता में कमी होती है, त्वचा संबंधित रोग भी होती है विटामिन ई, है ना, विटामिन ई के कमी से। इसके अलावा विटामिन के की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड जो है जमने का काम छोड़ देता है, यानी हीमोफीलिया नामक बीमारी में जो है ब्लड क्लॉट नहीं होता। ये तो बीमारी के स्तर पे हो गया। अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो भी ब्लड क्लॉट नहीं होगा, यानी कहीं ब्लड लग गया तो खून में बंद नहीं होगा, खून में जब बंद नहीं होता पूरे शरीर में खून निकल जाएगा, तो भैया हम जिएंगे? तो ये भी बहुत बड़ा बीमारी है, घातक बीमारी है, विटामिन के कमी के कारण मतलब ब्लड क्लॉट नहीं होता है, इसको बैलेंस रखना पड़ता है। इसके अलावा विटामिन से एक और क्वेश्चन आता है, वाटर सोलुबल और फैट सोलुबल। तो भैया वाटर सोलुबल जो है ये बी और सी है, और फैट सोलुबल जो है AED के है ना, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। तो वसा में AED के और जल में जो है बी और सी है, ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि बी में कितने, बी जो कॉम्प्लेक्स है विटामिन, इसमें कितने विटामिनों का जो है मिलन है? तो 8 विटामिन का मिलन है भैया, ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया है, भरतनाट्यम नृत्य शैली में किस नृत्य शैली में की जाती है? इसकी ऑप्शन नहीं है, देखिए इसके ऑप्शन नहीं, इसके ऑप्शन कई प्रकार से बन सकते हैं, जैसे कर्नाटक नृत्य शैली, है ना, इसके अलावा हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य शैली के दक्षिणतम भाग, है ना, कुछ भी हो सकता है भैया ये, है ना। इसके अलावा इसके कितने टर्म होते हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो इसमें 3 भाग होते हैं मेन रूप से, है ना, तो ये बताएंगे कि ऑप्शन कैसा था, है ना। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है इसको मैं आगे समझाया हूं, थोड़ा यहाँ पे जगह आंसर नहीं लिख पाया, चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया 1900 के ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? देखिए 1900 के ओलंपिक का खेल भारत में किया गया था। भारत जो है यहीं से भाग लेना स्टार्ट किए थे जी, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, है ना, समझ रहे हैं ना। 1896 में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी एथेंस से, जो ग्रीक में है, और भारत भाग लेना सेकेंड ओलंपिक यानी 1900 के ओलंपिक से शुरुआत किया था। मैंने पोल के माध्यम से भी ये क्वेश्चन पूछा है यूट्यूब पे, पोल के माध्यम से, क्यूज होता है ना, क्यूज, उसके माध्यम से। और मैंने ये भी बता रखा है कि भाई राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम होता है ना, वहां पर भी सेकेंड कॉमनवेल्थ गेम से ही भारत भाग लिया है 1934 से, क्योंकि 1930 में स्टार्ट हुआ था कॉमनवेल्थ गेम मिल्टन कनाडा से, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे आगामी शिफ्ट के लिए। तो 1900 का जो है ये पेरिस ओलंपिक में हुआ था, पेरिस में हुआ था। पिछला जो हुआ है टोक्यो में हुआ है 20 में, और 2024 में फिर से होगा, तो ये फिर से पेरिस में होगा लकली, है ना, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आधुनिक ओलंपिक शुरू करने का श्रेय जो है ये पियरे डी कुबर्टीन को दिया जाता है। देखिए एक प्राचीन ओलंपिक भी हुआ था जो 776 BC में चल रहा था, लेकिन बीच में बंद कर दिया गया, पता नहीं उतने पुराने समय में कौन खेलता होगा, है ना, तो बीच में बंद कर दिया गया। बाद में फिर से ये 1896 में जो आधुनिक हम ओलंपिक देख रहे हैं ये रूप ले लिया है। ओलंपिक के भी कई फॉर्म होते हैं, पैरा ओलंपिक होते हैं, शीतकालीन होते हैं, ग्रीष्मकालीन होते हैं, है ना, पैरा शीतकालीन होते हैं। इस प्रकार से ओलंपिक के भी अपने अपने फॉर्म है भाई, है ना। इसके अलावा जो अगला में ओलंपिक होगा ये 2024 ग्रीष्मकालीन वाला, ये आपका पेरिस में होगा, और जो 2026 में होगा शीतकालीन वाला, एक सेकेंड, हाँ 2026 में होगा शीतकालीन वाला, ये इटली के मिलान में होगा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था, गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? भैया कोई पूछने की बात है, तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। गुरु केलुचरण महापात्रा, महापात्रा सरनेम हो या फिर महापात्रा सरनेम हो, या फिर मैंने एक और बताया है, देखिए एक सेकेंड, महापात्रा पटनायक, महापात्रा हो पटनायक हो, ये दोनों सरनेम कहाँ लेके जाएंगे आप? ये लेके जाएंगे आप जी ओडिसी नृत्य के साथ, है ना। इसके बाद महाराज सरनेम हो तो कहाँ लेके जाएंगे? कथक नृत्य के साथ, कथक नृत्य के साथ। रेड्डी सरनेम हो तो कहाँ लेके जाएंगे? कुचिपुड़ी नृत्य के साथ, कुचिपुड़ी नृत्य के साथ। इसके अलावा आपको मैंने बता रखा है कि सिंह सरनेम हो या फिर झावेरी सरनेम हो तो ये कहाँ लेके जाएंगे? मणिपुरी नृत्य के साथ। कहाँ पे? मणिपुरी नृत्य के साथ। भैया ये हिंट है। अगला प्रश्न, निजाम खान को किस नाम से जाना जाता? देखिए ऑप्शन में सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और जो भी लोदी है उनका नाम था, है ना। तो निजाम खान को जो है सिकंदर लोदी को निजाम खान भी कहा जाता था। उसी प्रकार से अकबर को जलालुद्दीन कहा जाता है, बाबर को जहीरुद्दीन कहा जाता है, जहांगीर को सलीम कहा जाता है ना। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है जी, है ना, इस प्रकार से ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगरा शहर की स्थापना भी सिकंदर लोदी ने ही करवाया था। दिल्ली सल्तनत की आखिरी वंश लोदी वंशी थी। 5 वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, गुल, खिला, तुम सनम लो, है ना। तो सबसे लास्ट में लोदी। तो लोदी वंश के भी अंतिम शासक कौन हुए? बहलोल लोदी, सॉरी बहलोल तो प्रथम शासक हुए, लोदी वंश के संस्थापक हुए। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिसको कौन हराया था? पानीपत की प्रथम लड़ाई कौन? बाबर, 1526 में। और यहाँ जो है सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की स्थापना। जो मुगल वंश कहां तक चली थी? 1857 तक। अंतिम मुगल
बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को अंग्रेज कहां ले गए? बर्मा, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह में कहां से लड़ा था? दिल्ली से लड़ा था। बख्त खां के साथ, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य से प्रश्न आ गया था, उसमें 51 A B C ऐसा करके दिया था ऑप्शन। तो मौलिक कर्तव्य भैया 51 के में है, सब दिन बताते आया हूं। मौलिक कर्तव्य भाग 4 में 51 A में रखा गया है। ये दोनों क्रिएट किए गए है ना, ये दोनों क्रिएट किए गए, तभी तो आपका 22 महत्वपूर्ण भाग से जो है 25 भागों में विभक्त हो गए कि भाई 4 का एक क्रिएट किया गया, 9 का एक क्रिएट किया गया भाग। तो इस प्रकार से भाग तो वैसे ही है, लेकिन 25 पढ़ाते हैं ना हम कि 50-25 भागों में जो है विभक्त हो गया है। तो कहां से आया है? यहीं से तो आया है ना। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 4A में रखा गया है, 51A में रखा गया है। वर्तमान में 11 है। जब जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, तब 2 से वो था, है ना। भरतनाट्यम किस शैली में की जाती है? अभी अभी जो पिछला आंसर नहीं लिखे थे यहाँ पे लिखे हैं। तो दक्षिण भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली है, तो सभी जानते हैं भरतनाट्यम। इसके अलावा भरतनाट्यम में जो आपको जानने का चीज है ये है कि इसमें कितनी मुद्राएं होती है, कितनी कलाएं होती हैं, है ना। तो ये इसमें 3 कलाएं होती हैं, 3 कला का समावेश है भरतनाट्यम, है ना। इसके अलावा मैं नहीं जानता कि ये कला किसे कहा जाता है, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी तो नृत्य में है नहीं, है ना। जो नृत्य जानते हैं उनको परख होती है कि स्टेप क्या होती है, कला क्या होती है। जैसे जो गायक है उसको अंतरा, ये सब क्या क्या शब्द होते हैं उनको पता होता है ना। फिर भी आपको ध्यान रखने के लिए 3 कलाएं होते हैं, 3 स्टेप समझ लीजिएगा, है ना। भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, इसी के ऊपर जो है ये आधारित है आपका भरतनाट्यम। इसे भी ध्यान रखेंगे। भरतनाट्यम में जो भगवान शिव का नटराज वाला रूप है, उसको जो है इसी कारण भरतनाट्यम का नृत्य का देवता माना जाता है भगवान शिव को, है ना। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कर्नाटक संगीत में और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दोनों में जो है 12 प्रकार के स्वर होते हैं। पता नहीं कब एग्जाम में आएगा, बहुत दिनों से बताता आ रहा हूं, है ना। 2001 में शहनाई वादन में किसे भारत रत्न दिया गया था? अगर पूछा गया होगा तो आंसर मैंने पहले ही दे दिया, बिस्मिल्लाह खां को। तो मिलेंगे अगले शिफ्ट में। जय हिंद दोस्तों। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्जाम पर फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क दिया जाता है, तो आप जरूर प्राप्त कर ले, है ना।